नमस्कार दोस्तों, सेल्फ स्टडी वाला पे आप सभी का स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपीपीसीएस मेंस के लिए यूपी स्पेशल का कंप्लीट कोर्स, जिसमें जीएस 5th एंड 6th दोनों ही पेपर को हम कंप्लीट कर रहे हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कर रहे हैं। और जीएस 5th की क्लास आपको मॉर्निंग में मिल जाती है 10 AM एंड 6th की क्लास आपको इवनिंग में 6 PM मिल जाती है, मंडे टू फ्राइडे, है ना। और अभी ये हमारा जीएस 5th का 8th क्लास है ना। और इन बुक पे ये बेस्ड है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनका लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। सो हेलो गाइस, दिस इज मी मोहित शर्मा, डायरेक्टर संकल्प IAS Academy, having more than 15 years of experience in civil service field, and my sole motive behind this series is to become your favorite teacher. and कैसी आपको ये सीरीज लग रही है? हम 8th क्लास कर रहे हैं, तो आप 7 क्लासेस की कर चुके हैं। तो कमेंट में जरूर बताइए कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। यूपी स्पेशल आपको कैसा लग रहा है, पढ़ने में आनंद आ रहा है या नहीं। जो भी है आपके कमेंट या जो आपके सजेशन कुछ भी आप बताते रहिए, है ना। डन। तो चलिए देख लेते हैं हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया। पहले तो सामान्य जानकारी पढ़ी थी, है ना। फिर हमने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना शुरू करा, तो उसमें हमने पहले सोर्स देखे। फिर जैसे क्रोनोलॉजी है वैसे ही हम पढ़ रहे हैं। पहले स्टोन एज आई तो उसको देख लिया, स्टोन एज के बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन आया उसको देख लिया, फिर वैदिक एज देख ली, फिर 16 महाजनपद देख लिया, फिर मौर्य देख लिया, फिर पोस्ट मौर्य देख लिया। अब इसके बाद में क्या देखना बाकी है ना, गुप्ता बाकी है, फिर पोस्ट गुप्ता। पोस्ट गुप्ता में 3 चीजें पढ़नी है, एक हर्षवर्धन वाला काल पढ़ना है, एक ट्राइपार्टीट स्ट्रगल वाला पढ़ना है, और एक राजपूत पीरियड या एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जब तुर्क इन्वेजन है ना, गजनबी और गोरी के आक्रमण होते हैं तब, तो उसको एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी बोल देते हैं, राजपूत काल भी बोल देते हैं। तो इतना हमने पढ़ना बाकी है अभी गुप्ताओं में और इसमें, है ना। पोस्ट मौर्य तक हम पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन की बात करें अगर तो देखो यहां से आगे अभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है, इससे पीछे क्वेश्चन आए। मौर्य, पोस्ट मौर्य, गुप्ता, हर्षवर्धन, ट्राइपार्टीट स्ट्रगल एंड राजपूत काल जो है वो, या एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इनसे कोई क्वेश्चन नहीं आया। मिडिवल हिस्ट्री से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया। एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री है ना, मॉडर्न हिस्ट्री तक क्वेश्चन आए हैं। एंड जो एंशिएंट सिटीज है वहां से भी आए हैं। तो वैसे अगर हम बात करें एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तो इन दोनों में बस यहाँ 16 महाजनपद तक ही क्वेश्चन है। बाकी पूरे 1500 साल का शासन है वहां से अभी तक कुछ नहीं आया। लेकिन ये इस बात की गारंटी तो नहीं है ना फ्यूचर में नहीं आएगा। जो चीज भी हमें लगेगी यूपी के महत्व की, हम उसे कवर करेंगे कि वहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये सही बात थोड़ा ना है कि पहले आयोग पूछता रहे फिर हम टॉपिक तैयार करेंगे, अरे इसने तो राजपूत काल भी पूछ लिया तो चलो इसको भी पढ़ लें। वो थोड़ा ना सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट तो वो होगा जो एडवांस में तैयारी करेगा कि भाई ये भी पूछ सकता है, ये भी पढ़ लो। तो वो क्वेश्चन आ गया, वो लिख के आ गया, बाकी से आगे निकल गया, सेलेक्ट हो गया। रेस ही तो है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो ज्यादा लाएगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये हम पढ़ रहे हैं पोस्ट मौर्य से लेके यहाँ तक के, और अभी इनसे क्वेश्चन कम आए हैं। तो कुछ तो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन है यहाँ से जो हमें पढ़ने हैं। कुछ हम यहाँ पे आपको तरीका बता देंगे कि यहाँ से यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन आए, 6-7 बातें ऐसी हैं जो सब जगह लिखी जा सकती हैं, थोड़े से मॉडिफिकेशन के बाद। वो भी हम अपनी आज की क्लास में सीखेंगे, है ना। तो अपन गुप्ता हमने पढ़ना है, तो गुप्ता पे चलते हैं। फिर गुप्ता एज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये गुप्ता काल हो गया ना। क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? पहला तो देखो, रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन गुप्ता पीरियड या गुप्ता एज का उत्तर प्रदेश पे इम्पैक्ट। ये अगर क्वेश्चन बना तो यही बनेगा, या तो यूपी का रोल पूछेंगे या यूपी पे क्या इम्पैक्ट हुआ वो पूछेंगे। डन। तो अच्छा, इसको अभी बाद में करते हैं, पहले एक और चीज बताते हैं। देखो, पोस्ट मौर्य, फिर गुप्ता, फिर हर्षवर्धन, फिर ट्राइपार्टीट स्ट्रगल, और उसके बाद में फिर एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, या फिर बोल सकते हैं उसको राजपूत एज, है ना। इनमें से कोई भी आ जाए, किसी का भी रोल पूछे या किसी का भी इम्पैक्ट पूछे। जैसे हम पोस्ट मौर्य का पढ़ चुके, गुप्ता का पढ़ने वाले हैं, आगे हर्ष का भी पढ़ेंगे। ट्राइपार्टीट स्ट्रगल में उत्तर प्रदेश में गुर्जर प्रतिहार थे तो उनका भी पढ़ेंगे। राजपूत वाले में उत्तर प्रदेश में कन्नौज में घेड़वाल थे, बुंदेलखंड में चंदेल थे, विद्याधर का नाम सुना होगा,
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और दिल्ली के चौहान। तो उनका क्या प्रभाव हुआ, उनका क्या इम्पैक्ट हुआ, ये भी पढ़ेंगे। 7-8 राजाओं का रोल यानी कि डायनेस्टीज का रोल और प्रभाव पढ़ना है। 7 का लगभग सेम सा आंसर रहेगा, थोड़ा सा बदलने के बाद। तो पहले हम ये जुगाड़ देख ले रहे हैं, सेम वाला जुगाड़ क्या है, फिर हम इसमें पढ़ लेंगे ऐसे हल्का हल्का, है ना। इस पे मेन फोकस रखेंगे। तो गुप्ता वाला पढ़ने से पहले हम आपको ये दिखा देते हैं एक बार, है ना, फिर हम गुप्ता वाले कहेंगे ना। देखो कि रोल या इम्पैक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश फ्रॉम पोस्ट मौर्य टू बिगनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत, यानी कि जो राजपूत काल है उससे वहां तक, यानी कि 1206 तक। 185 BC से, है ना, और यहां तक लगभग 1400 साल का शासन हो गया। उनमें सेम सी चीजें हुई हैं, कुछ कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी इसमें, है ना, तरीके सीखने पड़ेंगे। देखो जैसे चाहे गुप्ता है, चाहे उसमें पोस्ट मौर्य है, चाहे हर्षवर्धन है, चाहे कन्नौज के गढ़वाला है ना, और चाहे जो गुर्जर प्रतिहार है वो है, कोई भी आ जाए, ये सब में लिख सकते हो संस्कृत को बढ़ावा। जो पोस्ट मॉडर्न टाइम था ना, सुंग कण्व सातवाहन, उसके बाद से सबने संस्कृत को बढ़ावा दिया। डन, कॉमन लाइन है। लेकिन आप ऐसे याद करके चले जाओ और सब में लिख दो संस्कृत को बढ़ावा, तो इसको बोलेंगे सुपरफिशियल आंसर। आपने बताना भी तो पड़ेगा, कोई उदाहरण तो देना पड़ेगा, संस्कृत को बढ़ावा मिला। देखो तो जैसे अगर पोस्ट मौर्य टाइम आए और वहां लिखो संस्कृत को बढ़ावा, तो पोस्ट मौर्य के समय की किताबें लिखना। सुंग, पुष्यमित्र सुंग, इनके जो कवि थे, जो ऋषि थे इनके, वो थे पतंजलि, उन्होंने लिखा महाभाष्य, संस्कृत में लिखा है, तो आप यहां लिख दोगे एक किताब का नाम। अगर आप पोस्ट मौर्य में लिखोगे कि संस्कृत को बढ़ावा दिया गया, तो आप वहां लिखोगे पतंजलि का महाभाष्य। पोस्ट मौर्य में और कौन थे, विदेशियों में कुषाण थे, कुषाण के दरबार में थे अश्वघोष, उन्होंने लिखी है बुद्ध चरित्र सौंदरानंद, तो आप यहां लिखोगे अश्वघोष का बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद, तब मिलेंगे नंबर। अगर पोस्ट मौर्य का प्रभाव आया तो आप लिखोगे संस्कृत को बढ़ावा दिया गया, जैसे पतंजलि का महाभाष्य, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र एंड सौंदरानंद। आप सोचो बस ऐसे याद कर लूं, संस्कृत को बढ़ावा नंबर मिल जाएंगे, तब नहीं मिलेंगे ना, फिर तो बहुत कम मार्क्स आएंगे। तो ये पोस्ट मौर्य। पोस्ट मौर्य के बाद में कौन है, गुप्ता। तो गुप्ताओं में लिखना हो तो कालिदास का नाम लिख देना, है ना, मेघदूतम एंड क्या था, रघुवंशम एंड देवी शकुंतला पे कोई किताब है ना, ऐसे कई सारी किताबें, उनको लिख सकते हैं यहाँ पे, कालिदास का नाम लिख के। लाइन सेम रहेगी संस्कृत को बढ़ावा, एग्जाम्पल बदलते रहेंगे। तो एग्जाम्पल तो हम लिखवाएंगे आपको, आप याद कर लेना, इसमें लिखे हुए हैं यहाँ पे ना। जैसे गुप्ता के बाद में कौन आए फिर, हर्षवर्धन, ये हर्ष चरित्र, है ना, कौन है राइटर हर्ष चरित्र के, उनका नाम डाल के मे भी बाण भट्ट, है ना, तो हर्ष चरित्र भाई बाण भट्ट। और हर्षवर्धन ने खुद 3 नाटक लिखे थे। कौन 3 नाटक थे, एक था नागानंद, एक था रत्नावली और प्रियदर्शी का। तो हर्षवर्धन में आया तो आप ये लिख दोगे। हर्षवर्धन के बाद आया फिर गुर्जर प्रतिहार, है ना, तो गुर्जर प्रतिहार में जो राजा थे मे भी महिपाल और महेंद्रपाल, उनके दरबार में राजशेखर निवास करते थे, है ना। तो काव्य श्री मीमांसा या कर्पूर मंजरी, ये शायद उन्होंने किताबें लिखी, फेमस है। ये भी पूछ लिया जाता राजशेखर किसके दरबार में थे। फिर गुर्जर प्रतिहार के बाद में आए ये राजपूत वाला समय, है ना। तो राजपूत वाले में जो पृथ्वीराज चौहान है, उसमें 2 किताबें आपको पता होंगी। एक किताब है पृथ्वीराज रासो और एक है पृथ्वीराज विजय, है ना। तो विजय लिखी है जयानक ने और रासो लिखी है चंद्रवरदाई ने। तो जो चंद्रवरदाई ने रासो लिखी है वो तो संस्कृत में नहीं है, हिंदी की शुरुआत वहां से मानी जा रही है ना, अपभ्रंश से हिंदी, वीर काव्य हिंदी में इन्होंने यूज कराया और यहां से राजपूत काल से उसकी शुरुआत मानी जाती है। डन। तो लेकिन जयानक वाली जो बुक है वो संस्कृत में, आप वो लिख सकते हो। बाकी श्रीहर्ष है, उसने नैसत चरित्र लिखा था। लक्ष्मीधर है, उसने कृत्य कल्पतरु लिखा था।
ये कन्नौज के जो गढ़वाल शासक हैं उसमें थे, जयानक वाले दिल्ली के चौहान में थे। अभी हो सकता है सुनने में आपको लग रहा हो कि भाई इतनी कैसे इंफॉर्मेशन याद रहेगी, पक्का यकीन मानो सिस्टेमेटिक क्रोनोलॉजी में पढ़ोगे तो याद रह जाएगी, कोई मुश्किल नहीं आने वाली है। तो यहां से हमने ये तो जाना, सुन के अच्छा लगा होगा कि भाई 7-8 कॉमन पॉइंट है, उन्हें याद कर दो, उन्हीं को लिख दो, नंबर मिल जाएंगे। लेकिन इतना आसान नहीं है ना। कॉमन पॉइंट तो ये है कि संस्कृत को बढ़ावा दिया गया। देखो था क्या, मौर्य काल था, उस समय उन्होंने पाली प्राकृत इनको बढ़ावा मिला। तो मौर्य के बाद में पोस्ट मौर्य और वहां से आगे जो राजपूत काल है वहां तक संस्कृत को बढ़ावा मिला। और राजपूत काल से आगे फिर जो पर्शियन लैंग्वेज थी, और कुछ जगह पे जैसे जो भक्ति आंदोलन हुए थे उसमें हिंदी को बढ़ावा दिया गया ना। तो जो पर्शियन लैंग्वेज है उसको तो दरबार की भाषा बनाया गया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो फिर है ना, उसके हिसाब से। तो हमें अगर इस बीच के पीरियड में कोई भी क्वेश्चन आया तो हम सब में लिखेंगे संस्कृत को बढ़ावा, लेकिन हम उसमें एग्जाम्पल बदलेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। देखो सारे एग्जाम्पल यहाँ लिखे हुए हैं। अगर पोस्ट मौर्य लिखोगे तो पतंजलि का महाभाष्य लिख देना, अश्वघोष का बुद्ध चरित सौंदरानंद लिख देना, गुप्ता काल आ जाए तो कालिदास का कुमार संभवम, रघुवंशम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये है वो है ना जिसका नाम अभी याद नहीं आ रहा था, मेघदूता, ऋतु संहार, ये कुछ किताबें हो गई। फिर वर्धन डायनेस्टी आ जाए तो जो हर्ष चरित्र है वो लिख देना, बाणभट्ट का। उसके खुद के 3 नाटक हैं, रत्नावली, प्रियदर्शी का नागानंदा, ये लिख देना। अगर गुर्जर प्रतिहार है तो राजशेखर लिख देना, उसकी कर्पूर मंजरी है, काव्य मीमांसा है, बाल रामायण है। अगर गुर्जर प्रतिहार के बाद में कौन आए थे, राजपूत, दिल्ली में चौहान, चंदेल में जो बुंदेल का इलाका है उसमें चंदेल, और इधर सेंट्रल यूपी एंड ईस्टर्न यूपी में कहीं वाराणसी के गढ़वाल लिखा रहता है, कहीं कन्नौज के गढ़वाल। एक्चुअल में उन्होंने फ्रीक्वेंटली राजधानी चेंज करी थी तो इस वजह से। तो गढ़वाल में कौन आ जाएंगे, लक्ष्मीधर, कृत्यकल्पतरु, गोविंदाचार्य जब राजा थे तो उनके अधीन थे, श्रीहर्ष जो विजय चंद्र राजा थे उनके अधीन थे, इन्होंने नैषध चरित्र लिखा है। और चौहानों में बता दिया, दिल्ली के चौहान में, पृथ्वीराज चौहान में जो चंद्रवरदाई वाली है वो नहीं लिखेंगे, है ना, एक ये लिख लेंगे। लक्ष्मीधर की है कृत्यकल्पतरु और जयानक की है पृथ्वीराज विजय। लक्ष्मीधर ये सब सेम ही टाइम के है ना, तो इस वजह से ये यहाँ पे भी आ गया। डन। बाकी चंद्रवरदाई वाली यहाँ लिख दिया, हिंदी में थी, तो संस्कृत को बढ़ावा देने में इसका नाम नहीं लिखेंगे वरना ब्लंडर मिस्टेक हो जाएगी। तो यहाँ तक करते करते हम कहाँ पहुंच गए, राजपूत टाइम तक पहुंच गए। सोचो 1500 साल की हिस्ट्री पे क्वेश्चन आ जाए कि उत्तर प्रदेश पे क्या प्रभाव हुआ, यूपी का क्या महत्व था, तो उसकी 7-8 लाइनें आपको बस बताई जा रही हैं। उन्हीं से वो 1500 साल की हिस्ट्री पे कोई भी क्वेश्चन आया तो हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से इसको समझ लेना, है ना। दूसरा एक कॉमन पॉइंट पता चल गया तो संस्कृत को बढ़ावा, उसमें एग्जाम्पल अलग अलग लिखने होंगे, सारे एग्जाम्पल आपको दे दिए, कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है, याद करने में करना जो भी मेहनत करनी है ना, कंटेंट इकट्ठा करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सब करके दे देंगे। दूसरा कॉमन पॉइंट है कि लैंड ग्रांट मिलने शुरू हुए। सातवाहनों ने दिए थे सबसे पहले पोस्ट मॉडर्न टाइम में, जो सुंगकर्ण सातवाहन पढ़े हैं ना, प्री में आता है ये क्वेश्चन। तो जब लैंड ग्रांट मिलने लगे तो धीरे धीरे फ्यूडलिज्म जो सामंतवाद है उसका उदय होने लगा। तो ये गुप्ताओं के समय में भी हुआ, फिर हर्ष के समय में भी हुआ, फिर ट्राइपार्टिस्टिकल में भी हुआ, राजपूतों के समय में भी हुआ। राजपूतों के समय में तो ये फिर एकदम पीक पे हो गया। और फिर दिल्ली सल्तनत आ गई तो उन्होंने सामंतवाद फ्यूडलिज्म को खत्म करके उसकी जगह कौन सी व्यवस्था ले आए, वो इकता। इकता किसने शुरू करा था, ये भी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है ना, मे बी इल्तुतमिश, उसने इकता शुरू करा था। डन। तो ये ही लैंड ग्रांट एंड राइज ऑफ फ्यूडलिज्म ये सब में आएगा। और इसमें तो देखो ऐसे स्पेशल उदाहरण ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, किताबें संस्कृत में लिखी गई तो किताबों का एग्जाम्पल लिख दिया। जमीन में अगर कहीं हमें कुछ मिला ऐसे अभिलेख टाइप का तो लिखेंगे, वरना फिर उसको ऐसे छोड़ देंगे, है ना। देखो अगर कुछ अंतर है तो कुछ नहीं है ना, वही सिंपल पॉइंट। तो ये आसान पॉइंट था, इसको ऐसे लिख देंगे। तीसरा पॉइंट, वर्ना एंड कास्ट सिस्टम ये प्रिवेल कर रहे थे, ये बढ़ते चले जा रहे थे एक्चुअल में धीरे धीरे इनका प्रभाव। एक्चुअल में यहाँ पे एक टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी बिल्ड हुई थी, टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी। तो टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी बिल्ड होने से ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया,
कि उनका जो लैंड है उस पर भी अधिकार होने लगा, और क्षत्रियों का वर्चस्व चूंकि युद्ध वगैरह हो रहे थे उनकी वजह से ज्यादा था। तो ये जो हायरार्की थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वाली, ये स्ट्रांग होती चली गई और महिलाओं की स्थिति और शूद्रों की स्थिति कमजोर होती चली गई। बस हम उसके कारण लिख देंगे कि देखो कास्ट बेस्ड जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो ज्यादा सॉलिडिफाई हो गया, एंड लैंड ग्रांट की वजह से ब्राह्मणों की पोजीशन जो है वो ठीक हुई, और टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी की वजह से। मंदिर केवल पूजा का स्थल नहीं होता था, वो धार्मिक गतिविधि, आर्थिक गतिविधि, राजनीतिक गतिविधि, सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन गए थे, है ना। तो इस वजह से ये जो इकोनॉमी है फ्यूडलिज्म और टेम्पल बेस्ड इकोनॉमी, इनका महत्व बढ़ता चला गया। 3 पॉइंट पता चल गए। संस्कृत को बढ़ावा, फ्यूडलिज्म को बढ़ावा, वर्ण एंड कास्ट सिस्टम का और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना। पोस्ट मौर्य से लेके राजपूत काल तक आप ये लाइन कहीं भी लिख दोगे तो इसके गलत होने के चांस बहुत कम है। जुगाड़ी तो बता रहे हैं 1500 साल का है ना। 14 पॉइंट क्या लिख दोगे प्रभाव आ जाए तो, रिलीजियस टॉलरेंस। यहां देखो पोस्ट मौर्य से लेके और गुप्ता तक, राजपूत तक जो 1400 साल की हिस्ट्री है, कहीं भी लिख देना 2 को छोड़ के। एक तो सुंग में मत लिखना, सुंग में पुष्यमित्र सुंग 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़ने वाला माना जाता है। तो पर्टिकुलर सुंग डायनेस्टी पे क्वेश्चन आ जाए जिसकी संभावना कम है, तब हम नहीं लिखेंगे कि वो रिलीजियस रूप से टॉलरेंस थे। दूसरा हूण आक्रमण हुए थे गुप्ताओं के बाद में। गुप्ताओं का जो अंत है उसमें हूणों का महत्वपूर्ण रोल है, हूणों ने आक्रमण करे थे। स्कंदगुप्त का गाजीपुर में भीतरी स्तंभ लेख भी बताया था कि उसने हूणों को सक्सेसफुली हराया। तो हूणों में एक आदमी था मिहिरकुल, है ना, उसको भी कुछ ऐसे बौद्ध धर्म उत्पीड़क या बौद्ध धर्म से घृणा करने वाला ऐसे कुछ बोला जाता है, तो उसमें भी नहीं लिखोगे। तो हूण पे और सुंग पे तो क्या ही क्वेश्चन पर्टिकुलर बनने वाला है ना। क्वेश्चन कहाँ आ सकता है, गुप्ता पे आ सकता है, गुर्जर प्रतिहार पे आ सकता है, कन्नौज के गढ़वाल पे आ सकता है ना, दिल्ली के चौहान पे भी आ सकता है चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनका होल्ड था। तो इन पे अलग से क्वेश्चन आया कि गुप्ता का जो शासन था उसका उत्तर प्रदेश पे प्रभाव बताओ या भूमिका, तो हम लिख देंगे कि राजा जो है वो रिलीजियस रूप से टॉलरेंस। लिखने का तरीका बदल जाएगा। जैसे ये लाइन हर्षवर्धन में लिखेंगे तो लिखेंगे शुरू में शैव धर्म को अपनाता था, लेकिन हुएनसांग से प्रभावित होकर उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपना लिया, लेकिन वो धार्मिक रूप से सहिष्णु था और अन्य धर्मों को भी बढ़ावा देता था। यही क्वेश्चन गुप्ता में लिखेंगे यही लाइन, तो फिर थोड़ा सा बदल जाएगा कि वैसे गुप्ता भागवत धर्म का पालन करते थे और लेकिन वो धार्मिक रूप से सहिष्णु तो थे, अन्य धर्मों को भी बढ़ावा दिया। नालंदा बिहार को जो है जमीन दान में दी गई, और एक कोई और बिहार था बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उसकी स्थापना कराई थी, है ना, शायद में भी कुमार गुप्त या कुछ, जीएस फर्स्ट में है, डिटेल में है ना। आप एग्जाम्पल के तौर पे वहां से देख के एक पॉइंट लिख सकते हो कोई भी, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। अपने नोट्स में यहाँ लिख लोगे तो आप रिवाइज कर पाओगे। तो इसका तरीका बदलता रहेगा, लेकिन ये लाइन आएगी पक्का। 4 कॉमन पॉइंट पता चल गए। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ये लगातार हो रहे थे, इनमें कुछ कुछ बातें आ जाएंगी, है ना, कि लगातार इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे और उससे फ्रेगमेंटेशन हो रहा था। जैसे कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, वहां लगातार लड़ाइयां चल रही थी। हर्षवर्धन तो उसकी पुलकेशिन दित्य से नर्मदा नदी के तट पे, है ना, ऐहोल प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि जो हर्षवर्धन है वो हार गया था। फिर दक्षिण पथ पथेश्वर का टाइटल लिया था पुलकेशिन दित्य ने, और हर्षवर्धन ने कुछ उत्तरापथ सकलोत्तरनाथ ऐसे टाइटल लिया था। तो हर्षवर्धन वाले भी लड़ रहे थे। उसके बाद में ट्राइपार्टिएट वाले में तो राष्ट्रकूट, गुर्जर प्रतिहार, पाल ये लड़ रहे थे, और राजपूत वाले में कन्नौज के गढ़वाल, दिल्ली के चौहान, पृथ्वीराज चौहान, संघमित्रा की कहानी याद होगी, है ना, ये आपस में लड़ रहे थे। तो इनमें लगातार इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे। बस गुप्ताओं का वाकाटक के साथ में रिलेशन थोड़ा ठीक था उस समय में, इसको छोड़ देंगे, वरना कंटिन्यू झगड़े। तो ये वाली चीज भी हम लिख सकते हैं। हर्ष पीरियड आएगा तो लोकल वाले से, जैसे उत्तरवर्ती गुप्त में देवगुप्त से इसका झगड़ा था, बंगाल में जो गोडवंश है उसमें शशांक से झगड़ा था, उसने इनकी बहन को बंदी बना लिया था। फिर पुलकेशिन दित्य से झगड़ा हुआ। ट्राइपार्टिएट में आएगा तो उन 3 राजाओं का नाम लिख देंगे। उत्तर भारत में थे अपने गुर्जर प्रतिहार, दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट,
और इधर बंगाल से पाल, राजपूत वाला आएगा तो अलग एग्जाम्पल। मतलब ये लाइन तो आएगी, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फ्रेगमेंटेशन हुआ, एग्जाम्पल बदलते रहेंगे, है ना। तो यहाँ लिखे हुए हैं सब, है ना। हर्ष का मॉकरी लेटर गुप्ता से ट्राईपार्टाइट का, इससे आप और पढ़ोगे तो आप खुद भी इसमें 2 पॉइंट ऐड कर लोगे। इतना आपको पढ़ाया जा रहा है कि आप इसको पढ़ते समय आपको लगेगा कि ये तो सर ने लिखा ही नहीं, तो आप खुद ऐड करके इसमें 1 पॉइंट लिख लोगे, जैसे पुलकेशिन 2 वाला नहीं लिखा है ना। अगला क्या हो रहा था, इस बीच में क्या लिख सकते हैं, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से हमले हो रहे थे लगातार। जैसे मान लो गुप्ताओं के समय पे किसके हमले हो गए, खून के हो गए, है ना। फिर इनके बाद में हर्ष को छोड़ दो, फिर आगे गुर्जर प्रतिहार, जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था राष्ट्रकूट और पालों के साथ में। तो गुर्जर प्रतिहारों पे बाहर से लगातार अटैक किसके हो रहे थे, अरब इन्वेजन हो रहे थे। फिर गुर्जर प्रतिहार के बाद में आ गए राजपूत, तो उसमें पहले गजनी के आक्रमण हुए, फिर गोरी के आक्रमण हुए। तो सब लिखा है देखो, गजनी, गोरी, अरब, हूण वाला नहीं लिखा इसमें, है ना, तो लिख लेना लो। गुप्ताओं के समय पे किसके हुए हैं, हूण के। तो समझ आ गया हुआ है ना। कभी प्रभाव आएगा तो लिख देंगे बाहरी आक्रमण की वजह से साम्राज्य टूट रहा था, गुप्ताओं में लिख देंगे जैसे हूण। अगर वो गुर्जर प्रतिहार पे क्वेश्चन आया तो लिख देंगे अरब हमले, और अगर वो राजपूत पे आया तो गजनबी और गोरी, ऐसा लिख देंगे। ठीक है। राइज ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, तो मंदिर निर्माण की कला विकसित होती चली जा रही थी और अच्छे अच्छे मंदिर बनाए जा रहे थे। तो इसमें हर काल के एक दो मंदिर के नाम याद कर लेंगे, है ना। जैसे गुप्ता वाले में दशावतार मंदिर, तो प्री में खूब पूछा जाता है ना। पहले आता था झांसी का दशावतार मंदिर, बताया था। अब क्या बोलते हैं, देवगढ़ ललितपुर का दशावतार मंदिर, क्योंकि अभी वो ललितपुर जिले में है। ठीक, तो ये तो फेमस है, गुप्ताओं में ये लिख दिया। वर्धन के समय पे नालंदा मोनेस्ट्री जो है उसको पैट्रोनेज दिया गया, नालंदा बिहार। गुर्जर प्रतिहार के समय पे तेली का मंदिर है ग्वालियर में। एक दो एग्जाम्पल आपने नोट कर लेने हैं बस, है ना। चंदेलों में तो वही मंदिर, चंदेलों पे तो क्वेश्चन आता है कि खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए, है ना, तो वो लिख देंगे। और चौहान के समय पे 2.5 दिन का झोपड़ा, ये कुछ चीजें हमने देख ली है ना। फिर इसके बाद में अर्बन टू रूरल इकोनॉमी शिफ्ट, ये 8वां पॉइंट है, ये भी लगातार हुआ है। पोस्ट मौर्य के बाद से गुप्ता, थोड़ा ग्रामीण इलाके बढ़ गए, खेती की भूमिका बढ़ गई। फिर पोस्ट गुप्ता में और ज्यादा, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल में और ज्यादा, राजपूत के समय में जाके और ज्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनती चली गई, है ना। तो अर्बन एरिया से रूरल शिफ्ट में जाना शुरू हुआ है। दिल्ली सल्तनत में जाके फिर थोड़ा अर्बनाइजेशन हुआ है ना। तो इसमें हम कुछ चीजें लिख देंगे, जैसे कि जो पोस्ट मॉडर्न टाइम है, इकोनॉमी स्टिल, देखो बदलाव धीरे धीरे होंगे ना, तो यहाँ से कीवर्ड पकड़ लेंगे कि इकोनॉमी जो है अभी लार्जली तो अर्बन ही थी, लेकिन जो एग्रीकल्चर है वो धीरे धीरे करके बढ़ रहा था। ऐसे यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाएगा पोस्ट मौर्य वाले में, सुंग कण्व सातवाहन वाले समय में। ये गुप्ता वाले में बात करें तो इनिशियली पीक ऑफ अर्बन प्रोस्पेरिटी, शुरू में तो भाई गुप्ता है। पहला भारत में जो है वो मतलब एक तरह से वैसे देखें तो वैश्य डायनेस्टी है। इससे पहले क्षत्रिय भी राजा रह चुके, ब्राह्मण भी रह चुके और शूद्र भी रह चुके। वैश्य पहली बार आए, तो व्यापार को तो बढ़ावा देंगे, इनका मेन काम व्यापार है। लेकिन इनके समय में क्या हुआ, रोमन जो साम्राज्य था उसका फॉल हो गया, वहीं से ज्यादा ट्रेड होता था, तो इनका ट्रेड वगैरह कम होने लगा। तो इन्होंने कोशिश करी कि हम इधर से कर लें। पश्चिमी बंगाल में ताम्रलिप्ति प्रमुख बंदरगाह बना, वहां से ट्रेड करने की कोशिश की, बट उतना वो हो नहीं पाया। तो बाद के समय में जाके देखो लिखा है डिक्लाइन रोमन ट्रेड। तो अब यहाँ से रूरल एग्रेरियन इकोनॉमी जो है वो बढ़नी शुरू हो गई, और ये एक ट्रांजिशन फेज था गुप्ता वाला। तो पोस्ट मौर्य आए तो ये लिख देना, गुप्ता है तो लिख देना कि एक ट्रांजिशन फेज है। शुरू में तो इनका जो शासनकाल था गुप्ताओं का, उसमें अर्बन इकोनॉमी ज्यादा थी, पर धीरे धीरे रूरल बनने लगी। हर्षवर्धन वाला और ये सब लिखना हो तो डिक्लाइन ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, छोटे छोटे राजा हो गए, लंबी दूरी का ट्रेड कैसे हो पाएगा, वो अपने राज्य में तो सुरक्षा दे देगा, दूसरे में व्यापारी लूट लिए जाएंगे, कहां से जाएंगे, है ना। सेम यही गुर्जर प्रतिहार में, यहाँ पे तो देखना जो जैसे देख लो एग्रीकल्चर का महत्व बढ़ रहा है, एक चेंज यहाँ पे ये आ रहा है। दूसरा, जो जमीन है वो दान में दी जा रही है, मालिकाना हक दिया जा रहा है उसका, 2 परिवर्तन हो रहे हैं।
तो इसका मतलब जब जमीन जो है वो मिलने लगी, मालिकाना हक होने लगा, तो उसकी तो वो बिक्री भी कर सकता है। फिर जमीन क्रय योग्य हो गई, और क्रय योग्य हो गई तो खरीद के फिर तो फायदा भी बनाया जा सकता है कि खरीद के महंगे रेट में बेच दो, या खरीद के उस पे जो खेती करा लो, मजदूर रख के, किसान रख के, उससे फायदा कर लो। तो ये भी एक कारण रहा होगा मे बी कि जो व्यापारी है, जो पैसा व्यापार में लगाता था, उसने व्यापार की जगह जमीन में लगा दिया होगा, है ना। ये आप दिमाग में कहानी बनाओ, ये पेपर में नहीं लिखना है। पेपर में आपने क्या लिखना है कि जो व्यापार वाणिज्य था उसकी जगह, देखो जैसे मालिकाना हक यहाँ मिलने लगा, तो उसकी जगह किसने ले ली? सामंतवाद ने, फ्यूडलिज्म ने, और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ने। तो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सामंतवाद और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था जुड़े हुए हैं। अगर कृषि में ज्यादा पैसा आएगा तो लोग जमीनें खरीदेंगे, धीरे धीरे वो अपने इलाके के सामंत बन जाएंगे, है ना। तो आपको याद करना आसान हो जाए तो इसलिए। तो फ्यूडलिज्म बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ पे जाके देखो, फ्यूडल रूरल इकोनॉमी डोमिनेट करने लगी गुर्जर प्रतिहार के समय में। राजपूत समय में तो कह रहे हैं कि ये फुली स्टेब्लिश हो गई, और राजपूतों के बाद में तो फिर तुर्किस आए, उन्होंने इसको खत्म करके एकता प्रणाली लिया। ये ऐसे करके देखो, हमने कुल मिला के आगे और है इसमें नहीं है, हमने 8 पॉइंट देख लिए कॉमन, और सबके अंदर एक दो पॉइंट लिखेंगे तो अच्छा खासा 200 शब्द का आंसर बन गया। अब चाहे वो पोस्ट मॉडर्न समय का प्रभाव पूछे, उसमें सुंग का पूछे, कुषाण का पूछे, या गुप्ता का प्रभाव उत्तर प्रदेश में पूछे, गुप्ता एज का, या फिर वो आपसे पूछे गुप्ता एज के बाद में हर्षवर्धन, या ट्राइपार्टीट स्ट्रगल, गुर्जर प्रतिहार, या फिर क्या बोलते हैं राजपूत काल, उसमें दिल्ली के चौहान, कन्नौज के गढ़वाल, कि इन सबके शासन का उत्तर प्रदेश पे क्या प्रभाव था। 8 रेडीमेड पॉइंट हैं तुम लोगों के पास, ध्यान से समझा होगा तो, है ना, समझ गए ना। तो अब हम इसमें आपको ये नहीं बताने वाले, जो पहला वाला टॉपिक था हमारा, कि गुप्ताओं के शासन का उत्तर प्रदेश पे क्या प्रभाव पड़ा। अब तो ये लिख लोगे, है ना, गुप्ता काल का ये पहला क्वेश्चन, रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन गुप्ता पीरियड, या इंपैक्ट ऑफ गुप्ता पीरियड इन उत्तर प्रदेश। संस्कृत को बढ़ावा दिया गया, एंड फ्यूडलिज्म को बढ़ावा मिला, सामंतवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया, है ना। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था पहले से ज्यादा कठिन रूप में लागू हो गई, एंड पढ़ा था कि राजा धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। ऐसे करके टोटल 7-8 पॉइंट है। यहां पे एक नई चीज क्या है, जैसे गुप्ता एज ओवरऑल क्यों जानी जाती है, स्वर्ण युग माना जाता है उसको कला संस्कृति का भारत में। तो यहाँ एक जो हमने प्रभाव पढ़े हैं उसमें एक प्रभाव अलग से क्वेश्चन बन सकता है सेपरेट, कि गुप्ता काल का उत्तर प्रदेश पे क्या सांस्कृतिक धार्मिक प्रभाव पड़ा, है ना, कला साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में क्या प्रभाव था, क्योंकि वो फेमस ही इसलिए। तो इसमें देखो क्या करोगे, जब कला साहित्य संस्कृति आएगी तो आप लिखोगे मंदिर। मंदिर हमने वहां पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले कि मंदिर की संरचना विकसित हो रही थी, तो बस गुप्ताओं के मंदिरों के नाम याद कर लोगे। दशावतार का मंदिर बताया, कानपुर का भितरगांव का मंदिर है। फिर कला साहित्य में तो लिटरेचर भी आएगा, तो कहेंगे संस्कृत साहित्य को प्रमोट करा गया, तो कालिदास के बारे में लिख देंगे। बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप बनाए गए, नालंदा विहार को दान दिया गया, तो वो सब लिख देंगे, एक आध स्तूप का नाम लिख देंगे कि धमेक स्तूप हो गया, है ना। तो ये जो प्रभाव उत्तर प्रदेश पे पड़ रहे हैं गुप्त काल के, उनमें जो ये वाला प्रभाव है कल्चरल एंड रिलीजियस, इस पे सेपरेट क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको हमने थोड़ा डिटेल में कवर किया है ना। यहां से यहां तक ये सांस्कृतिक प्रभाव ही है कि आ जाए तो आप आराम से लिख पाओ, 3 पेज में कवर कर दिया इनको ना। बाकी वाले जो प्रभाव हैं उत्तर प्रदेश के, आप जैसे लिखे हुए हैं ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, वरना जो 8 पॉइंट बताए हैं वो 8 के 8 यहां लिख दो, तब भी आंसर हो जाएगा, डन। या फिर आपने ऐसे लिख दिया पॉलिटिकल प्रभाव, तो शुरू में कैपिटल इनकी पाटलिपुत्रा थी गुप्ताओं की, लेकिन बाद में मे बी स्कंदगुप्त वो कैपिटल ले आया अयोध्या, तो फिर राजधानी उत्तर प्रदेश में आई, तो उसका उत्तर प्रदेश से प्रभाव होगा, है ना। कन्नौज एक मेन सेंटर बन गया,
ये रिलीजन वाला अलग से आ सकता है। तो राजा रिलीजियसली टॉलरेंट थे, भागवत धर्म को मानते थे, लेकिन बुद्धिज्म जैनिज्म को भी बढ़ावा दिया, बौद्ध धर्म से रिलेटेड स्तूप बनाए गए, नालंदा बिहार को दान दिया गया। ये सब एग्जाम्पल में लिख दोगे यहाँ पे। डन। और क्या आ गया इकोनॉमिक एस्पेक्ट में कि ट्रेड एंड क्राफ्ट जो है इसको बढ़ाया गया, टेम्पल वेस्ट इकोनॉमी बढ़ी। लेकिन देखना साथ में क्या लिखा है, लैंड ग्रांट देने शुरू करे ब्राह्मण को, और फिर हून इन्वेजन हुए, इससे धीरे धीरे करके शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स फ्यूडल एंड लैंड वेस्ट इकोनॉमी। बाहरी आक्रमणों ने अर्थव्यवस्था का पतन किया, जमीन दान में दी उसने भी पतन किया, तो जमीन का महत्व बढ़ता चला गया और हम इधर एक फ्यूडल एंड लैंड वेस्ट इकोनॉमी की तरफ ट्रांसफर हो गए ट्रेड एंड कॉमर्स से। इनके समय पे मतलब होने लगे। डन। क्लासिकल सिटीज का डिक्लाइन हुआ है, इसको अभी हम देखेंगे। देखो 2024 में क्वेश्चन आया कि उत्तर प्रदेश में जो शहरीकरण है उस पे क्वेश्चन था, है ना। तो यहां उल्टा हो रहा है, जो शहर हैं, जो बड़े बड़े नगर हैं, वो अपना आर्थिक महत्व खो रहे हैं। तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो डिक्लाइन ऑफ सिटीज है, और ये भी कहां से कहां तक है, पोस्ट मॉडर्न से लेके राजपूत तक लगातार है डिक्लाइन ऑफ सिटीज। तो ये हमने टॉपिक अलग से कवर किया है, डिक्लाइन ऑफ सिटीज क्या है, थोड़ा सा आप जानो फिर समरी करा देंगे, है ना। तो फ्यूडलिज्म का इमरजेंस हुआ, ये हमने देख लिया। कल्चरल वाले में संस्कृत को बढ़ावा दिया गया, कालिदास का नाम लिख देंगे, 2-4 किताबें लिख देंगे, है ना। ये भी इन्हीं के बारे में लिखा हुआ है तो पढ़ लेना। उत्तर प्रदेश की क्या क्या जानकारी दी हुई है बेसिकली वो लिखा हुआ है। रघुवंशी श्री राम कहलाते हैं, तो उसमें अयोध्या की जानकारी होगी, है ना। मेघदूतम और ऋतु संहारम, उसमें गंगा यमुना दो आपकी जानकारी दी हुई है। अभिज्ञान शाकुंतलम, तो जो हस्तिनापुर के राजा थे दुष्यंत और शकुंतला, तो उनकी स्टोरी दी हुई है। तो हस्तिनापुर फिर मेरठ के आसपास का इलाका हो गया, तो इसमें भी उत्तर प्रदेश की जानकारी। डन। टेम्पल आर्किटेक्चर में दशावतार का मंदिर बता दिया देवगढ़ में, भीतरगांव का मंदिर बता दिया कानपुर में, भीतरी स्तंभ गाजीपुर में, भीतरगांव का मंदिर कानपुर में। ऐसे करा जाता है ना, कोई भी कंफ्यूजन वाली चीज है तो साथ में। रिलीजियस रूप से टॉलरेंट थे, स्तूप बनवाए हैं उन्होंने, धमेक का स्तूप बनाया है, सारनाथ में है, चौखंडी स्तूप भी सारनाथ में है। धमेक वाला क्या है, अशोक ने बनवाया था, गुप्ताओं ने एडिशन कराया। चौखंडी वाला कैसा है, ये गुप्ताओं ने बनवाया था और बाद में मुगल ने मॉडिफिकेशन कराया। आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो देखेंगे डिटेल में, अभी के लिए इतना याद कर लो, है ना। रिलीजियस टॉलरेंस, तो कि भाई वैसे भागवत धर्म को अपना रहे थे, रिलीजियस टॉलरेंट थे, तो उसमें एक एग्जाम्पल लिख देंगे। यहाँ लिखा नहीं है, सबसे सही एग्जाम्पल क्या है इसका, नालंदा भी आप नोट्स में लिख देंगे, डोंट वरी, इसको नोट कर लेते हैं। तो पेंटिंग के बारे में लिख सकते हैं कि मुराल्स पेंटिंग जो है मंदिर पे, उनके साक्ष्य मिले हैं। मुराल पेंटिंग में क्या करते हैं, दीवार पे ही लाइफ साइज की इमेज बना दी जाती है, तो उसको मुराल पेंटिंग्स बोल देते हैं। कपड़े वगैरह पे या कागज पे नहीं की जाती, दीवार पे वॉल पेंटिंग होती है, मुराल पेंटिंग्स। तो दशावतार मंदिर जो है उसकी दीवारों पे भी वॉल पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं, वॉल पेंटिंग या मुराल पेंटिंग के। बट वो वेल प्रिजर्व नहीं है, जैसे अजंता की गुफाओं में है कि वो अभी भी मतलब उनके कलर वगैरह फेड नहीं हुए, तो यहाँ पे बस साक्ष्य मिले हैं कि वो कलर फेड हो चुके हैं। स्कल्पचर भी है, देखो अब स्कल्पचर, पेंटिंग एंड मंदिर, स्तूप, संस्कृत को बढ़ावा, ये सब यही तो पढ़ रहे हैं। गुप्ता एज के उत्तर प्रदेश पे क्या धार्मिक सांस्कृतिक प्रभाव हुई, है ना। संस्कृति में तो सब चीज आ गई, मंदिर भी आ गए, स्तूप भी आ गए, भाषा भी आ गई, और पेंटिंग भी आ गई, मूर्ति भी आ गई। तो अगर यह आए उत्तर प्रदेश में गुप्ता एज में क्या सांस्कृतिक विकास हुए, तो इन सब के बारे में लिखेंगे एक एक करके, ऐसी हेडिंग बना के, है ना। तो स्कल्पचर में देखो दो हैं, एक तो मथुरा तो पोस्ट मॉडर्न में विकसित हो गया था, पोस्ट मॉडर्न के बाद में गुप्ता है, तो मथुरा मूर्ति कला आपको पता है, उसमें तो गुप्ताओं के समय में थोड़ा सा चेंज आ गया कि मूर्तियां में अब उतना ऑर्नामेंट यूज नहीं करते थे, मूर्तियां थोड़ी आध्यात्मिक ज्यादा होने लगी। कि जैसे गौतम बुद्ध हैं, उन्होंने सन्यास लिया है, तो सन्यासी को फिर बहुत सारे जेवरात पहने हुए थोड़े दिखाएंगे। उन्होंने बहुत लंबे समय तक तपस्या की, तो उनको योग की मुद्रा में, उनकी आंखें थोड़ी सी बंद थोड़ी खुली हुई इस मुद्रा में दिखाएंगे, आभूषण कम दिखाएंगे, चेहरे के चारों तरफ आभा मंडल ज्यादा दिखाएंगे,
बताया था कि हम मथुरा आर्ट पढ़ेंगे अलग से, तो हम वहां पे सारी चीजें देखेंगे। गुप्ताओं के समय में ये चेंज हुए, आभूषण कम कर दिए और ज्यादा आध्यात्मिक बना दी। और गुप्ताओं के समय में सारनाथ में एक अलग मूर्ति कला की शैली विकसित हुई जो कि मथुरा कला से ही प्रभावित थी। सारनाथ के गौतम बुद्ध फेमस है। तो सारनाथ से मूर्ति मिली है तो किस मुद्रा में मिली होगी, है ना? धम्मचक्र प्रवर्तन। धम्मचक्र प्रवर्तन किसको बोलते हैं बौद्ध धर्म में? जब पहला उपदेश दिया है महात्मा बुद्ध ने तो उस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक, मथुरा वाले में थोड़े से चेंज आ गए, ये हमने देख लिया। चलो तो भाई अभी तक देखते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि गुप्त काल के यूपी पे प्रभाव बताओ, या यूपी का गुप्त काल में महत्व बताओ, तो कर लोगे। वो 7-8 पॉइंट लिख दोगे ना जो कॉमन बताए थे, तो उनसे भी हो जाएगा, और उसमें कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट अलग से लिख दोगे तो वो भी हो जाएगा। देखो आपने करना तो याद करके जाना है, लेकिन अगर आपको नहीं याद रहा तो आप वहां 7-8 पॉइंट से उनसे काम चला सकते हो, और वरना तो वही एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट के लिए। और यहां से क्वेश्चन आने की क्या उम्मीद है कि यूपी के समय में उत्तर प्रदेश में क्या सांस्कृतिक विकास हुए, तो मूर्ति कला में क्या हुआ, पेंटिंग में क्या हुआ, स्तूप कहाँ पे बने, मंदिर कहाँ पे बने, संस्कृत को बढ़ावा दिया गया, कौन से ग्रंथ लिखे गए, ये सब बातें लिखेंगे। ये भी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और क्या आ सकता है गुप्ताओं से? प्रयागराज में है प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त की। अब वो है तो पिलर पे बनी हुई, तो वो स्तूप का क्या स्ट्रक्चर है, वो तो आर्ट एंड कल्चर के काम का है, लेकिन वो इतिहास की जानकारी का स्रोत है, वो यहाँ ऐतिहासिक दृष्टि से काम का है। तो प्रयाग प्रशस्ति पे टिप्पणी लिखिए। प्रयाग प्रशस्ति उत्तर प्रदेश की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लिखिए। गुप्त वंश की क्या जानकारी देती है प्रयाग प्रशस्ति, लिखिए। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा। तो एक तो अभी प्रयाग प्रशस्ति पढ़ना बाकी है। दूसरा, यहाँ पे 2 मेजर घटनाएं हुई हैं। एक सामंतवाद का उदय जो अगले 1000 साल तक चलेगा लगभग, तो वो भी हमने पढ़ना है कि वो क्या कारण थे, क्यों हुआ और उसके क्या प्रभाव थे। दूसरा, यहाँ पे क्या घटना हो रही है, शहरों का पतन हो रहा है, ग्रामीण व्यवस्था बढ़ रही है, तो शहरों के पतन के क्या कारण थे और क्या प्रभाव थे। डन। तो गुप्ताओं में गुप्ता शासन का उत्तर प्रदेश पे प्रभाव या यूपी की भूमिका से अलग और क्या क्या पढ़ना है। नंबर 3, जो सांस्कृतिक विकास हुए यूपी में वो पढ़ने हैं, हमने पढ़ लिए, ये भी पढ़ ली, ये भी पढ़ लिया। नंबर 4 पे प्रयाग प्रशस्ति पढ़नी है। नंबर 5 पे शहरों का पतन क्या कारण थे और इसके क्या प्रभाव हुए, ये पढ़ना है। और नंबर 6 पे सामंतवाद का उदय हो रहा था, तो क्या कारण थे और उत्तर प्रदेश पे क्या प्रभाव थे। ये 3 चीजें और पढ़नी है, आपका गुप्त काल कंप्लीट हो जाएगा। और एक्चुअल में ये 2 टॉपिक हैं और एक ये वाला भूमि का प्रभाव वाला, ये तो गुप्त काल क्या, ये तो हमने पूरा राजपूत तक का पढ़ लिया। तो अभी तो इसमें प्रयाग प्रशस्ति और देख लेते हैं, वो बाकी की दोनों चीजें जो हैं वो बाद में देख लेंगे, है ना। देखो ये है प्रयाग प्रशस्ति, एक छोटी सी इमेज बना देना, इस पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप तो सिंपल से ऐसे पिलर बना देना है ना, और उस पे यहाँ ऐसे ऐसे करके कुछ लाइनें खींच देना कि ये प्रयाग प्रशस्ति है। अगर आपका मानो तो कर सकते हो ऐसे, है ना, कोई बात नहीं। तो प्रयाग प्रशस्ति पे क्वेश्चन आया तो क्या लिखोगे, ये सुनते ही आपके दिमाग में क्या आया कि ये क्या है, ये इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा समुद्र के बारे में लिखी गई प्रशंसा है, जो कि अशोक के पिलर पर लिखी गई है और प्रयागराज में स्थित है। मूलतः कौशाम्बी में स्थित थी, इसे फिर प्रयागराज में लाया गया। पता चल गया, पत्थर के पिलर पे प्रशंसा है। पिलर पिछले राजा अशोक का था, उस पे कुछ लाइनें लिखी थी, उसी पे यहाँ इसकी प्रशंसा लिख दी गई। बाद में जहांगीर ने भी यहाँ कुछ लिखवाया है, 3 राजाओं का वर्णन है इस पे, है ना। तो उसमें जो ये हरिसेन ने लिखा है उस हिस्से को प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। शुरू में लिख दिया हमने, है ना। अब क्या लिखेंगे, इसकी प्रमुख विशेषताएं या इससे प्राप्त जानकारी, वो हेडिंग डालेंगे और एक एक करके लिखते रहेंगे इससे क्या क्या जानकारी मिली है ना। चलो देखते हैं क्या क्या जानकारी मिली है।
तो की फीचर्स भी लिख सकते हैं, प्रमुख जानकारी भी लिख सकते हैं। सबसे पहले की ये बनी किस चीज की है, स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज। तो रेड सैंडस्टोन की बनी है, सर्कुलर पिलर है, अभी तो सर्कुलर बना के दिखाया था, वैसे ही याद रह जाएगा। रेड सैंडस्टोन तो पहले ही बता चुके, मिनरल पढ़ाए थे तब भी बताए थे कि मिर्जापुर का जो चुनार का पत्थर है, लाल बलुआ पत्थर, तो उससे बने हैं अशोक के जो पिलर बने हैं। देखा, रिपीट होती हैं चीजें। लगभग 35 फीट इसकी हाइट है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है, चंपू स्टाइल है। चंपू स्टाइल ऐसे होता है, थोड़ा सा गद्य, थोड़ा सा पद्य, या थोड़ा सा प्रोज एंड थोड़ा सा पोएट्री, कि थोड़ा सा लिखा फिर कोई श्लोक लिख दिया, कोई गीत कविता लिख दी, फिर थोड़ा सा लिखा फिर कोई श्लोक गीत कविता। तो ये ऐसे चंपू स्टाइल में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में है। और जो इसकी लिपि है वो गुप्ता लिपि है। गुप्ता और ब्राह्मी ये मतलब कि सेम ही है, एक दूसरे से डेवलप हुई है। 33 लाइन है टोटल इसमें पिलर में। तो ये हमने स्ट्रक्चर लिख दिया कि भाई लाल बलुआ पत्थर का बना है, 35 फीट का है, संस्कृत भाषा का है, चंपू स्टाइल में है, गुप्ता ब्राह्मी लिपि में है, 33 लाइन है। अब इसमें जानकारी क्या है, कंटेंट क्या है, तो 2 भाग में है। एक में तो यूलोजी है, समुद्रगुप्त की प्रशंसा लिखी गई है, और दूसरे में पॉलिटिकल रिकॉर्ड है कि उसने किसको हराया और वंशावली वगैरह इस तरह की चीजें है ना। तो देखते हैं दोनों में क्या क्या चीजें हैं। तो देखो, प्रशंसा में किस तरह की चीजें हैं कि उदार था, विद्वानों का संरक्षण करता था, दान देता था, इस तरह की चीजें लिखी हुई है ना। पॉलिटिकल रिकॉर्ड में क्या क्या है, किसको हराया, कैसे, है ना, ये सब चीजें। देखो, तो कह रहे हैं कि उसने बहुत सारी किंगडम जीती थी, उन सब की लिस्ट है। दक्षिण भारत में 12 राजा, उत्तर भारत में 9 राजा, और बाकी जो 8वीं हैं उनको भी हराया था। और इसमें बताया गया है इसको कि ये हीरो ऑफ 100 बैटल है, इसने 100 युद्ध जीते हैं। जब इस प्रशस्ति को पढ़ा अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों में ये B.A. स्मिथ इसको पढ़ के बोले कि ये तो भारत का नेपोलियन है। नेपोलियन तो बहुत बात का है ना। अंग्रेज जब भारत में थे उस समय फ्रांस में नेपोलियन था, तो ये तो बहुत बात का है, वर्ल्ड स्टीम पढ़ेंगे इसको। इन्होंने हमारा इतिहास लिखा है तो बोलते हैं कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है। हम इनका लिखते तो नेपोलियन बाद में आया, तो हम उसको बोलते कि ये तो यूरोप का समुद्रगुप्त है ना। तो इसको नेपोलियन ऑफ, यहाँ ध्यान रखना प्रशस्ति में नहीं लिखा है ये, कभी लिख दो नेपोलियन ऑफ इंडिया। नेपोलियन तो उसके आएगा कम से कम 1500 साल बाद, तो उसको कैसे लिख देंगे। 1500 साल पुराने अभिलेख में नेपोलियन की चर्चा कैसे हो जाएगी। आप ये कह सकते हो कि उपरोक्त के आधार पर या उपरोक्त के कारण इतिहासकार V.A. स्मिथ ने इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोले। बाकी इसमें ये लैंड और एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज की भी चर्चा है, और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड भी है गुप्ता एज का, उनके वंश वगैरह की जानकारी देता है। 2 पॉइंट पता चल गए, कंटेंट क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तीसरा, कल्चरल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट। तो इसमें चर्चा है कि राजा धार्मिक रूप से सहिष्णु था। कैसे, उसने सीलोन के राजा मेघवर्मन को बोध गया में बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनाने की परमिशन दी है। पता चल गया, जब दूसरे धर्म की भी परमिशन दे रहा है तो इसका मतलब तो वो धार्मिक रूप से सहिष्णु है। मान लो हिंदू राजा है और मस्जिद बनाने की परमिशन दे रहा है, या मुस्लिम राजा है मंदिर बनाने की परमिशन दे रहा है, तो फिर उसको धार्मिक रूप से सहिष्णु ही माना जाएगा, है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गया। नालंदा बिहार बताया, वो भी हम इसमें नोट कर लेंगे तो वो भी काम आ जाएगा। बाकी इसको पॉइंट बताया कि ये कविराज है, बीना बजाता है, और उनका जो कला साहित्य है उसका संरक्षक है ना। तो इसका महत्व क्या हो गया कि ये गुप्ताओं की जानकारी का प्राइमरी सोर्स है, और वहां से जो गुप्ताओं का जो मतलब विस्तार था उसका भी पता चल रहा है कि कौशाम्बी तक अभिलेख मिल रहा है, तो उससे, है ना। और पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल कंडीशन भी बताई गई हैं। मतलब आप बहुत शॉर्ट में लिख सकते हो कि गुप्ताओं की जानकारी का मेन स्रोत है। तो प्रयाग प्रशस्ति पे आ जाएगा, तो सबसे पहले बताएंगे ये क्या है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा समुद्रगुप्त की लिखी हुई प्रशस्ति या प्रशंसा है, जो कि अशोक के पिलर पे लिखी गई है, जो मूलतः कौशाम्बी में था। अकबर के काल में जहांगीर के द्वारा उसको प्रयागराज में स्थापित किया गया। इतना सा आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे। फिर उसकी विशेषताएं या उसका की फीचर्स डाल के जैसे भी क्वेश्चन में पूछा हो आप लिखना शुरू करोगे। पहले बता दोगे लाल बलुआ पत्थर का बना है, 33 लाइनें हैं, संस्कृत भाषा में है, चंपू शैली में है
एंड जो गुप्ता या ब्राह्मी लिपि है उसमें। फिर लिखोगे 2 भाग हैं, एक में प्रशंसा बताई गई है जिसमें उसे दानी उदार बताया गया है, दूसरे में उसके युद्ध, उत्तर भारत के 9 राजा हराए, दक्षिण भारत के 12 हराए, आठविक को हराया, 100 युद्धों का विजेता है, ये सब लिख दोगे। फिर उसका महत्व लिख दोगे, आराम से कवर हो जाएगा ना। 200 शब्द वाला अगर आ गया तो ये हमने प्रयाग प्रशस्ति और उसकी विशेषताएं देख ली। अभी इसमें क्या बचा, यहां से अगले 1000 साल तक शहरों का पतन है और सामंतवाद का उदय है। तो ये 2 चीजें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में वही गुप्ताओं के बाद में कौन आएगा, हर्षवर्धन, तो थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर त्रिपक्षीय संघर्ष, वहां त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज को लेके हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में गुर्जर प्रतिहार पढ़ेंगे, जो कि वो मेन थे उस समय उत्तर प्रदेश में। फिर हम पढ़ेंगे कन्नौज, वहां पे गहरवाल, दिल्ली के चौहान, तो वहां 2 युद्ध आ जाएंगे, तराइन का युद्ध आ जाएगा और चंदावर का युद्ध आ जाएगा। बस फिर सीधे दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो इतना करके हमारा एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। मिडाइवल हिस्ट्री यूपी में काफी कम है, तो मे बी 2 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगी मिडाइवल हिस्ट्री। डन। लेकिन मिडाइवल हिस्ट्री से पहले हमें एक और टॉपिक दे रखा है इन्होंने एक्स्ट्रा, उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर, तो उनको करेंगे, क्योंकि वो ज्यादातर प्राचीन शहर जो हैं वो एंशिएंट हिस्ट्री के हैं और हमने अभी हाल फिलहाल में ही पढ़े हैं। जब भी हम पढ़ रहे थे कि 16 महाजनपद की प्रमुख साइट लिखो एंड बुद्धिज्म साइट कौन सी हैं, तो वो जो शहर हैं श्रावस्ती, वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, वही तो पूछेगा प्राचीन शहर में। तो चूंकि ये टॉपिक मिलता हुआ है प्राचीन उत्तर प्रदेश के इतिहास से, तो हम एंशिएंट हिस्ट्री के बाद एंशिएंट सिटी पढ़ेंगे, फिर मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ लेंगे, फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेंगे। डन। इस तरह से हम सीक्वेंस में जाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।